हेलो छात्रों, कैसे हो। आज फिर से हम आए हैं इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है महाजनपद। हमने सिंधु सभ्यता के बाद में जो वैदिक काल आता है, वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा समिति और विद्वत का अध्ययन किया था। उसके बाद में जिस स्टेज पे अगर अपन बढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है महाजनपद। महाजनपद का जो टॉपिक है ये कक्षा 12 व कक्षा 10वीं के लिए, दोनों के लिए ही इसका महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस टॉपिक का नाम है महाजनपद। महाजनपद, ये महाजनपद था, ये लगभग छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। ये महाजनपद है, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। महाजनपद को देखा जाए तो भारत की, प्राचीन भारत की यानी संपूर्ण भारत की दूसरी नगरीय क्रांति। जी हाँ, अगर ये दूसरी नगरीय क्रांति है तो पहली नगरीय क्रांति कौन सी थी? पहली नगरीय क्रांति थी सिंधु सभ्यता। क्योंकि सिंधु सभ्यता की विशेषता जो अपन ने पढ़ी थी, उसमें पक्की सड़कें, पक्की नालियाँ, छोटी गढ़ी और उनकी बसावट, तमाम प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर उनको कह सकते हैं कि वो भारत की पहली नगरीय क्रांति थी। उसके बाद में महाजनपद काल का एक ऐसा दौर आता है जब भारत ने दूसरी नगरीय क्रांति को एक प्रकार से देखा। आगे बढ़ते हैं कि ये महाजनपद काल की जो स्थिति थी ये कैसे पहुंची, कहाँ से। देखिए, वैदिक काल में जो वैदिक काल का पहला भाग है वो है ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल तक महाजनपद का तो कोई स्थान था ही नहीं। एक कबीले के रूप में, कबीला हुआ करता था, कबीले के रूप में उस समय के आदमी रहा करते थे। छोटा जन समूह था ये, और ये था जातिगत, यानी जाति के आधार पर था। जाति के आधार पर ये कबीले रहा करते थे। आगे जाकर इनका थोड़ा सा विकास हुआ और इन्होंने जन के रूप में अपना आकार स्थापित किया। और ये जन आगे जाकर जातिगत न रहकर भौगोलिक इकाई बन गए थे। जातिगत न रहकर भौगोलिक इकाई बन गए थे। यानी ऋग्वैदिक काल तक जो कबीला हुआ करता था वो जाति के आधार पर था, और आगे जाकर उनका विकास हुआ, और विकास होने के उपरांत जन के रूप में वो दिखे, जिसे भौगोलिक इकाई के रूप में कह सकते हैं। आगे जाकर उत्तर वैदिक काल का अंतिम समय, इस समय जो ये जन हुआ करते थे, इन जनों का विकास हुआ, और विकास होने के पश्चात इन्होंने जनपद का स्थान ले लिया। इन्होंने किसका स्थान ले लिया? जनपद। यानी बहुत सारे जन मिलकर जनपद बन गए, और ये भौगोलिक इकाई के रूप में फिर से विकसित होने वाली एक इकाई बन जाती है। बहुत सारे जनपद आपस में लड़े, इनके अंदर वर्ग संघर्ष, साम्राज्य विस्तार को लेकर आपस में संघर्ष हुआ, और बहुत सारे जनपद मिलकर आगे जाकर महाजनपद में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन ये बात आती है कब की? लगभग ईसा पूर्व में, जब महात्मा बुद्ध का काल आया था। यानी महात्मा बुद्ध के समय पूर्ण रूप से जनपदों का विकास हो गया, और आपस में लड़कर जनपद किसके रूप में आ गए? महाजनपदों के रूप में आ गए। और ये महाजनपदों के रूप में आए तो इनकी जानकारी किसे मिलती है? यानी बौद्ध धर्म है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन धर्म है भगवती सूत्र। ये दोनों हमें महाजनपदों की जानकारी देते हैं। महाजनपदों की जानकारी किन दो ग्रंथों से मिलती है? ये है दो ग्रंथ, एक तो जैन धर्म का भगवती सूत्र है, और एक है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। सबसे मुख्य ये है कि उसमें पूछा जाता है
कि महाजनपद जो प्राचीन काल में हुआ करते थे उनकी जानकारी किससे मिलती है? जो सबसे जो प्रामाणिक जानकारी है वो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से मिलती है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। हालांकि भगवती सूत्र से भी मिलती है, लेकिन उसमें कुछ के नाम बिल्कुल भिन्न मिलते हैं, तो ये हमसे यहाँ से मिलती है। अब वो 16 महाजनपद क्या थे, वो कैसे थे, इसको हम देखते हैं। वर्तमान में जिस प्रकार प्रांत हुआ करते हैं, पूरे भारत में प्रांत हुआ करते हैं 28-29 जो भी प्रांत है, तो उसी प्रकार ये पूरे भारत में फैले हुए थे। ये प्रारंभिक जानकारी के पश्चात हम एक बार देखते हैं 16 महाजनपदों का नाम और उनकी राजधानियाँ किस दिशा में थे वो, और क्या उनकी स्थिति हुआ करती थी। हालांकि महाजनपद का जो दौर था उसी समय भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी पल्लवित हो रहा था। 16 महाजनपद हम देखते हैं एक बार। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, और आगे आते हैं मत्स्य, सूरसेन, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, और आ गए कुरु और पांचाल। यानी ये हमारे सामने क्या है? 16 महाजनपद है। बच्चों ये कक्षा 12 में दिया गया है और कक्षा 10 का पहला पाठ है, यानी प्रारंभ से 1200 तक जो स्वर्णिम भारत है उसमें भी महाजनपद दिए गए हैं और इनका नाम पूछ लिया जाता है। तो एक बार हम इनकी राजधानी देखते हैं। अंग की राजधानी थी चंपा, अंग की राजधानी थी चंपा, और मगध, मगध की राजधानी थी पहले गिरि वज्र और फिर राजगृह, राजगृह, पहले गिरिव्रज और राजगृह। काशी की थी वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और कौशल की थी, हम देखते हैं कौशल की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती, श्रावस्ती। वज्जी की वैशाली, वज्जी की वैशाली, और मल्ल की कुशीनारा, कुशीनारा व पावा। चेदी की शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कौशाम्बी। अस्मक की राजपुर या हाटक, राजापुर या हाटक। अवंती की, अवंती की 2 राजधानी थी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी, उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की महिष्मती, महिष्मती। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, और कंबोज की जो राजधानी थी वो थी अपने राजापुर, हाटक, और अस्मक की जो राजधानी थी वो थी अपने पोतनी, ये दूसरी है पोतनी। मत्स्य की है विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, कुरु की इंद्रप्रस्थ, और पांचाल की 2 थी राजधानियां। उत्तरी पांचाल की थी अहिछत्र, अहिछत्र, और दक्षिण पांचाल की थी काम्पिले।
तो यहाँ से अपने क्वेश्चन आ जाता है कि 16 महाजनपदों के नाम लिखिए और उनकी राजधानी लिखिए। देखिए अंग जो जनपद था उसकी राजधानी चंपा थी, ये सबसे पूर्व में था, यानी वर्तमान जो बिहार है उसके भी आगे तक था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अंततः इन सभी महाजनपदों को ये जीत लेता है और वास्तव में जो बिहार है वर्तमान में, पाटलिपुत्र पटना है, उसके आसपास का क्षेत्र था और अंत में सबसे शक्तिशाली सिद्ध हो जाता है, सभी को जीत लेता है, जिसकी राजधानी गिरिवज्र हुआ करती थी, फिर राजगृह और बाद में जाकर पाटलिपुत्र हो गई थी मौर्य काल के समय। काशी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में है और वाराणसी उसकी राजधानी है। कौशल की श्रावस्ती है, वज्जी की वैशाली है, मल्ल की राजधानी दो थी कुशीनारा और पावा, और चेदी की शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, अस्मक की पोतनी और अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। गांधार ये बिल्कुल भारत के बाहर थी, लगभग वर्तमान पाकिस्तान है, वहाँ पर है। तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था प्राचीन, तो ये उसकी राजधानी थी। कंबोज राजापुर हाटक ये इसकी राजधानी है। तो ये अस्मक जो है ये भारत का सबसे दक्षिण में है, अस्मक जो है ये भारत का सबसे दक्षिण में है और सबसे पश्चिम में भारत से सुदूर पाकिस्तान की तरफ वो है कंबोज, जिसकी राजधानी है राजापुर व हाटक। हालांकि गांधार और कंबोज दोनों आसपास हुआ करते थे, लेकिन सबसे दूर में अगर उत्तर पश्चिम में सबसे दूर की बात की जाए तो वो कंबोज महाजनपद आता है। तो बच्चों ये 16 महाजनपदों की श्रृंखला है, इसको आपको याद करना है। एक बार अपन इसको नक्शे में देखते हैं। ये लगभग त्रिभुजाकार थे। देखो ये हम अपने भारत का मानचित्र है। हालांकि वर्तमान में ये प्रासंगिक है, बट पहले प्राचीन काल में अलग हुआ करता था, उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान स्वायत्त है। यहाँ से यहाँ तक महाजनपद हुआ करते थे और इस प्रकार था ये। यहाँ पर सबसे दक्षिण में था अस्मक और अस्मक था ये लगभग गोदावरी नदी और जो उसकी सहायक नदी है वहाँ पर हुआ करता था। गोदावरी नदी और कावेरी नदी के आसपास हुआ करता था और इनका लगातार इनके ऊपर जो जनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, उससे इनके संघर्ष लगातार हुए थे। बाहर ये कंबोज है जो कि बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बाहर है, ये कंबोज। हालांकि इनके पास गांधार जनपद भी था, तो दोनों भारत की वर्तमान भारत की सीमाओं से बाहर है। सबसे पूर्व में हुआ करता था अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी और इसी के पास मगध साम्राज्य हुआ करता था। तो ये वर्तमान जो भारत है इसमें 16 महाजनपद किस प्रकार भौगोलिकता के साथ अवस्थित थे, इनकी जानकारी यह है। लास्ट में सभी महाजनपदों में आपसी संघर्ष हुआ, लास्ट में अंत में सभी महाजनपदों में आपसी संघर्ष हुआ और अंत में जो शक्तिशाली जनपद रह गए थे वो मात्र 4 थे। उनमें से मगध, वत्स, अवंती और कौशल, ये 4 महाजनपद रह गए थे, वत्स, अवंती, कौशल और मगध। लेकिन कालांतर में इन 3 महाजनपदों को भी मगध ने जीत लिया था, यानी सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद रह गया था। लेकिन तब महाजनपद नहीं रहता है और आगे जाकर मगध से ही भारत में आगे शासन चलता है और पहली बार पूर्ण रूप से केंद्रीकृत जो शासन था उसकी स्थापना मगध से हुई थी और वो हर्यक वंश ने की थी। और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, यानी पूरे भारत पर एक छत्र राजसत्ता स्थापित शुरुआत करने का कार्य हर्यक वंश से हुआ था, बिंबिसार ने किया था और मगध से शासन चलता था। जिस प्रकार आज अपने देश की राजधानी से शासन चलता है तब मगध से। लेकिन अपने सिलेबस में आगे जाकर पूर्ण रूप से शक्तिशाली सत्ता मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने चला थी, वो मगध से ही चली थी। तो ये अपना राजतंत्र हो जाता है। और ये राजतंत्र जो था, देखिए जब महाजनपदों की शुरुआत हुई थी तो उस समय प्राचीन काल की ये एक राजनीतिक शुद्धता थी, यानी राजनीतिक 2 इकाइयां थी। एक तो था पहला राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र, जिसको लोकतंत्र और प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। राजतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली थी ये अभी अपन ने देखी है।
जनपद और महाजनपदों के आधार पर। और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, इसमें जनता के आधार पर उनके मुखिया को वो चुना करते थे। तो प्राचीन काल में कहीं न कहीं ये भी हुआ करती थी। अपने पाठ्यक्रम में देख रखा है कि 10 गणतंत्र राज्य, 10 गणतंत्र राज्यों का उल्लेख है अपने पाठ्यपुस्तक में दे रखा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन काल में महाजनपद के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 10 गणतंत्रात्मक राज्यों के नाम बताइए जहां पर राजा चुना जाता था, यानी वहां पर राजतंत्र नहीं था। तो उनकी भी अपने पास एक सारणी बना लेते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो वो कौन कौन से हैं? वो है कपिल वस्तु के, शाक्य, सुषुमारगिरी के, भग्ग, केशपुत के, कालाम, अलकप के, बुली, पावा के मल्ल और पावा के ही कुशीनारा, रामगाम के कोलिये, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी और पिपलीवन के मौर्य। यानी ये 10 गणतंत्र हुआ करते थे। यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाजनपद काल में प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था थी उसके 2, 4 या 5 या फिर संपूर्ण 10 गणतंत्रात्मक राज्यों के नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं वो कपिल वस्तु के शाक्य हैं, सुषुमारगिरी के भग्ग है, और ये तो क्या है कि जगह है, और यहाँ के वंश का नाम है, ये तो वंश का नाम है, और यहाँ की जगह का नाम है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति का नाम है। तो कपिल वस्तु के शाक्य हैं, सुषुमारगिरी के भग्ग है, केशपुत के कालाम है, अलकप के बुली है, पावा के मल, पावा के ही कुशीनारा, रामगाम के कोलिये, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी और पीपलीवन के मौर्य। तो ये सभी आज महाजनपद काल का जो लेखा जोखा है ये आज अपन ने देखा है, और इसमें जो राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक जो इकाइयाँ थी दोनों का अध्ययन किया है, जिसमें 16 महाजनपद जो कि राजतंत्र को दिखाते हैं और 10 गणतंत्रात्मक ये सामने जो लिस्ट बनी हुई है। तो इसको आप उतारिए, देखिए, और आज का जो अपना यहीं करते हैं, विराम देते हैं आज की स्टडी को। तब तक के लिए धन्यवाद।